सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक भारत की खोज पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर प्रस्तुत है। इससे पहले बच्चों, आपने कक्षा 6वीं में पढ़ा था बाल राम कथा, कक्षा 7वीं में पढ़ा था बाल महाभारत, लेकिन कक्षा 8वीं में एक अलग ही तरह की पुस्तक है जिसका नाम है भारत की खोज। अब आपके मन में ये अलग अलग तरह के प्रश्न उठ रहे होंगे। कहीं तो हमने नाम सुना है भारत की खोज, शायद सोशल साइंस में पढ़ा भी है भारत की खोज। ये है क्या भारत की खोज? बच्चों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी केवल देशभक्त नहीं थे, राष्ट्र प्रेमी नहीं थे, अपितु एक बहुत बड़े लेखक भी थे। और उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ ऐसी रचनाएं की जिनका आज संपूर्ण विश्व में नाम है। उनमें 3 रचनाएं सबसे प्रमुख थी और उन 3 रचनाओं में सबसे प्रमुख रचना, सबसे प्रमुख पुस्तक थी उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहा जाता है भारत की खोज। इस पुस्तक का हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया है। यह पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? इंग्लिश में। तो चलिए, इस पुस्तक को पढ़ने से पहले एक संक्षिप्त चर्चा, एक संक्षिप्त ज्ञान हम इस विषय पर लेते हैं कि भारत की खोज क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पुस्तक में किस चीज का जिक्र किया है, किस चीज को दर्शाया है। बच्चों, ये आपको दिख रहा है जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म हुआ था 1889 में। आप सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 1889 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1964 में। इन्होंने काफी वर्षों तक हमारे देश की बागडोर संभाली, हमें संभाला, उस टूटते हुए देश को संभाला जिसे अंग्रेज विखेर कर चले गए थे, पूरी बुनियाद हिला दिए थे। उसे इन्होंने फिर से संभाला और एक नई नींव रखी और पूरे देश को फिर से खड़ा किया। किस रूप में? प्रधानमंत्री के रूप में। किस रूप में? देशभक्त के रूप में। तो आज हम इन्हीं जवाहरलाल नेहरू की जो पुस्तक है भारत की खोज, उसको पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले इस पुस्तक पर संक्षिप्त प्रकाश डालता हूं। सच्चे अर्थों में नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता हैं। आज हम जो जी रहे हैं, इतनी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, इतनी तकनीकी ज्ञान है हमारे पास, लेकिन वो कहां कैसे आया? क्योंकि जब अंग्रेजों ने देश को आजाद किया था तो देश को खोखला करके चले गए थे, कुछ भी नहीं था। उस देश को धीरे धीरे बनाने में, एक एक ईंट पत्थर जोड़कर घर बनाने में कितना समय लगा है जवाहरलाल नेहरू जी को। वास्तव में इन्होंने पूरा घर नहीं बनाया, लेकिन शुरुआत किसने की है? नेहरू जी ने। इसलिए हमारे देश के इतिहास में इनका अमूल्य योगदान रहा है। महात्मा गांधी की अगुवाई में उन्होंने आजादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया था। ये सब आप पढ़ते ही रहते हैं सोशल साइंस में। आपको ये मालूम है कि आजादी की लड़ाई में इनका सक्रिय योगदान रहा। लेकिन किसके मार्गदर्शन में? अगुवाई मतलब जो किसी को प्रेरित करे, किसी के पीछे हम चले, कोई हमारा मार्गदर्शन करे, तो किसने उनका मार्गदर्शन किया था? यहां दिया है नाम, महात्मा गांधी, बापू जी। बापू भी कहते हैं ना उन्हें हम, राष्ट्रपिता। उनकी अगुवाई में इन्होंने देश की आजादी में सक्रिय भाग लिया था। सन 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से देश आजाद हुआ। हम हर वर्ष 15 अगस्त को क्या बनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आप सभी को मालूम है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। किसकी गुलामी से? अंग्रेजों की गुलामी से। और 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। कौन रहे? जिन्होंने ये पुस्तक लिखी, आप सभी को मालूम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। भारत के अलावा उन्होंने दुनिया भर में एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष, मानववादी राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है जिन्होंने विश्व शांति और समाजवादी आदर्शों के लिए जीवन भर आवाज बुलंद की। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा करनी है, लेकिन वो हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया है हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को, देश की उन्नति में। राजनीतिज्ञ के रूप में धर्मनिरपेक्ष देश बनाने में, धर्मनिरपेक्ष मतलब ये देश ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है।
ये देश हर एक उस इंसान का है जो भारतीय है, और यहाँ हर एक भारतीय किसी भी धर्म को मानने की, उसका पालन करने की आजादी रखता है। कहा भी गया है ना, न हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूं, इंसान बनूंगा। इन्होंने विश्व शांति और समाजवादी आदर्शों के लिए जीवन भर आवाज बुलंद की। जीवन भर। आपने गुट निरपेक्ष नीति सुनी होगी, यदि नहीं सुनी है तो एक बार अपने सोशल साइंस टीचर से चर्चा कीजिएगा और इस चीज को नोट कर लीजिए। जब अगली क्लास रहेगी इस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि ये गुट निरपेक्ष नीति क्या थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया था, है ना। एक शक्ति के रूप में उभर के आ गई थी अमेरिका और दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ, रूस, सोवियत संघ। तो अब जो छोटे छोटे देश थे वो क्या कर रहे थे, उनका मत था इन दो शक्तियों का कि कोई हमारे साथ आए। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में ही ये नीति निकली कि हम किसी गुट मतलब किसी ग्रुप में नहीं जाएंगे, ना अमेरिका के ग्रुप में जाएंगे ना सोवियत संघ के ग्रुप में जाएंगे, रूस के ग्रुप में। हम किसके ग्रुप में जाएंगे, हम बीच का रास्ता चुनेंगे। मतलब ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना किसी से दुश्मनी ना किसी से दोस्ती। और इस तरह उन्होंने कुछ देशों को लेकर किस नीति का पालन किया, गुट निरपेक्ष नीति का। आइए आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। एक महान राजनेता के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि एक लेखक के रूप में भी सर्वविदित है। उनकी पुस्तकों विश्व इतिहास की झलकियां, आत्मकथा और भारत की खोज, उनकी जो पुस्तक है क्या क्या है, विश्व इतिहास की झलकियां पहली पुस्तक है। विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, आपको ध्यान रखना है बच्चों। यह प्रश्न भी आ सकता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित किन्हीं दो पुस्तकों के नाम लिखिए, क्योंकि यह आपके परिचय में है भारत की खोज की। तो पहली पुस्तक क्या है उनकी, विश्व इतिहास की झलकियां, ये दिख रहा है। दूसरी है आत्मकथा, और जो हम अध्ययन कर रहे हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे, वो पुस्तक है भारत की खोज, जिसे कहा जाता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसी पुस्तक को हमें साल भर पढ़ना है, क्योंकि इसमें भारत के बारे में पुरातन युग से लेकर आधुनिक युग तक की विस्तृत चर्चा की गई है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर, सिंधु घाटी सभ्यता आपने सोशल साइंस में पढ़ा है, किस तरह से एक संस्कृति विकसित थी जो लुप्त हो गई किसी कारण से, और तब से लेकर आज तक भारतीयों ने किन किन तकलीफों, किन किन मुसीबतों का सामना किया, किस तरह से आज हम इस आधुनिक भारत से जुड़े हैं। इस आधुनिक भारत, आज हम इतने हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, पूरे विश्व में अपने देश का नाम कर रहे हैं, परचम लहरा रहे हैं, अपनी एकता का, अखंडता का, अपनी संस्कृति का। लेकिन ये संस्कृति क्या सीधे सीधे हमें मिल गई, हमने पूरे देश में, पूरे विश्व में अपने देश का नाम रोशन किया, वो सीधे एक बार में कर लिया? नहीं, स्टेप स्टेप, चरण अनुसार, चरण 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 करते, स्टेप 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 करते हमने उन्नति की है, स्टेप बाय स्टेप। इस तरह भारत की खोज में यही चीजें बताई गई है कि हमारे भारत में मुगलों ने किस तरह से आक्रमण किया, किस तरह से विदेशी शक्तियां आई, किस तरह से अंग्रेजों का आगमन हुआ, किस तरह से उन्होंने हमारा शोषण किया, किस तरह से मुस्लिम और हिंदुओं में फूट डाली, और हम किस तरह से गुलाम बन गए, और गुलाम बनने के बाद इस देश को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये सारी चीजें इस पुस्तक में दी गई है। किन राजनेताओं ने, किन समाज सुधारकों ने समाज में कुरीतियां फैली थी। बंगाल में आपको मालूम है, भारत के एक अंश में यदि किसी पत्नी का पति मर जाता था तो उसे पति के साथ, चिता के साथ जला दिया जाता था, उसे कहते थे सती प्रथा, जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया। इस प्रथा में के लिए उन्होंने बहुत 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 बड़ा योगदान दिया। ये सारी चीजें इस पुस्तक में आपको मिलेगी। केवल राजा राम मोहन राय नहीं, ऐसे अनेक समाज सुधारक हैं, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इन सब का जिक्र इस पुस्तक में है। भारत में एक समय ऐसा भी था जब अकाल आ गया था, खाने के लिए लोगों के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी, 2 वक्त छोड़िए 1 वक्त की रोटी भी नहीं थी।
एक समय ऐसा था, महामारी, जैसे अभी कोरोना की महामारी चल रही है वैसे ही हैजा की महामारी छाई हुई थी। तो इन सब समस्याओं से भारत कैसे निकला, इन समस्याओं का सामना उसने किस तरह से किया, ये सब आपको इस पुस्तक में मिलेगा। तो हम पढ़ने वाले हैं भारत की खोज, जिसे क्लासिक का दर्जा हासिल है। भारत की खोज उनकी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। मैंने पहले ही बता दिया है कि ये क्या है, भारत की खोज जो पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का हिंदी अनुवाद। उन्होंने किस नाम से पुस्तक लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये दिख रहा है आपको, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसका क्या है वो हिंदी अनुवाद है। इसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में, कब, स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में कहां लिखा था, अहमदनगर के किले में। भारत की खोज में जो पहला पार्ट है वो यही है, अहमदनगर का किला, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा अहमदनगर का किला क्या है और वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे थे। लेकिन बच्चों ये पुस्तक बहुत सारे चरणों में, बहुत सारे खंडों में विभक्त है और हमें साल भर इस पुस्तक का अध्ययन करना है। अगर मैं साल भर की जानकारी अभी एक साथ दे दूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमें लक्ष्य को साधते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जिस तरह से कोरोना से लड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, बहुत से नियमों को हमने बना लिया है, धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह इस पुस्तक को भी समझने के लिए हमें चरण व चरण आगे बढ़ना होगा। तो 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने की कारावास मतलब उन्हें जेल में रखा गया था 5 महीने के लिए। और जेल में कहां रखा गया था, अहमदनगर के किले को ही जेल बना दिया गया था। लिखा था, पुस्तक रूप में यह प्रकाशित हुई थी 1946 में, 1946 में। कब ये पब्लिश हुई, कब प्रकाशित हुई, 1946 में। इस पुस्तक में नेहरू जी ने, अब ये बता रहे हैं कि इस पुस्तक में क्या बताया गया। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर, ये दिख रहा है आपको, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आजादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्धि, संस्कृति, धर्म, अतीत का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, भाषा शैली, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से आधुनिक भारत, स्वतंत्र भारत तक हमने क्या क्या झेला है, किन किन चरणों से होकर गुजरे हैं, किन किन समस्याओं का सामना किया है और हमने अपना नाम पूरे विश्व में किस तरह से रोशन किया है, किस तरह से हम समस्याओं को का सामना करते 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 आगे बढ़े हैं, ये सब इसमें बताया गया है। ठीक है, एक तरह से ये भारत के अतीत की कहानी है। जो आधुनिक भारत है ये इस तरह से नहीं बन गया, किस तरह से निर्मित हुआ है इसे इस पुस्तक में बताया गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने, इस अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है ना आपने, हाँ, उन्होंने ही इस पुस्तक के बारे में क्या कहा है, उनके शब्दों में सुनते हैं। इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। देखिए उनके वर्ड्स में वो इंडिया को क्या कह रहे हैं, एक महान देश, दूसरा गौरवशाली अतीत, मतलब जिसका सम्मान है, गौरव है, जो सबसे अलग है पूरे विश्व में, जिसका इतिहास सबसे अलग है, ऐसे इतिहास और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब ये बुक पढ़ी तब उन्होंने इस पुस्तक के बारे में ये पंक्तियां कही थी। 6-7 दशक पहले लिखी गई यह पुस्तक आज भी उन सभी के लिए छह सात दशक पहले लिखी गई है पुस्तक आज भी सभी के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम भारत के बारे में जानते हैं। ठीक है,
तो भारत की खोज का ये सामान्य परिचय लेकर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ था, और हमने केवल अभी पाठ पढ़ना शुरू नहीं किया है, पुस्तक पढ़ना शुरू नहीं की है। यह भारत की खोज पुस्तक का सामान्य परिचय है। इसके बारे में हम अगली कक्षा में पहला पाठ जो कि है अहमदनगर का किला लेकर प्रस्तुत होंगे और उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं।